मेरा भारत चैनल की तरफ से के शर्मा की राम राम। साथियों, आज का मेरा विषय है कि सुविधाओं की मुफ्त बंदर बांट से कहीं लंका जैसे हालात ना हो। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज लंका कंगाली के द्वार पर है। लंका में आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं। खाने को अनाज नहीं है, तेल नहीं है, गैस नहीं है। कहने का मतलब बाहर से खरीदारी के लिए विदेशी करेंसी नहीं है। कर्जा इतना हो चुका है कि विदेशी करेंसी खत्म हो चुकी है। उस कर्जे को उतारने के लिए, उतारना तो दूर की बात है, उनका कर्जा लेना भी मुश्किल है। और हालात ये है कि आज लंका की स्थिति बदतर हो चुकी है। इस हालात से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जब भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के दौरान सत्ता पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां मुफ्त सुविधाओं की बंदर बांटती हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचती कि जो तुम घोषणा कर रहे हो वो सब फाइनेंस का प्रबंध कहाँ से होगा। लेकिन उन्हें सत्ता से मतलब होता है और लोग भी मुफ्त सुविधाओं के चक्कर में उनको वोट दे करके गद्दी पे बिठा देते हैं। साथियों, आप हैरान होंगे सुनकर कि भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। न जाने कितने लाख करोड़ राज्यों पर कर्जा है, उसके बावजूद भी वो लगातार मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करते हैं। अगर मैं कहूँ, सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल का आता है। दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियों का उन पर बहुत कर्ज है, उसके बावजूद भी उन्होंने दिल्ली से शुरुआत करी कि 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री, महिला क्लिनिकों में इलाज फ्री और भी अन्य सुविधाएं। ठीक उसी पैटर्न पर पंजाब में भी यही हुआ कि राशन फ्री, जितने पिछले बिल बकाया हैं वो सब फ्री, इलाज मोहल्ला क्लिनिक में फ्री, शिक्षा फ्री, हर महिला के खाते में 1000 रुपया पेंशन पहुंचेगी और बुढ़ापा पेंशन तो है ही है। कहने का मतलब ये सब घोषणाएं तो की, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि ये धन आएगा कहां से। यही बात लंका ने नहीं सोची थी। वो कर्ज पे कर्ज लेते चले गए और मंत्रीगण और वहाँ का जो लंका का सरकार है, वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, आपस में भाईचारे में है। एक परिवारवाद ज़्यादा है, जिस वजह से वो कर्ज ले करके, चीन ने बहुत कर्ज दिया लंका को, बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू करवा दिए, लेकिन वो कर्ज वो ऐशोप्रस्ती सुविधाओं पर खर्च होता रहा। हालात ये हो गए कि उनको कर्ज उतारने के लिए विदेशी करेंसी भी खत्म हो गई। आज उनकी ये हालत है कि खाने को अनाज नहीं है, जिस वजह से आज भारत उनकी मदद कर रहा है। अनाज हो, गैस हो, तेल हो, वो मेडिकल दवाइयाँ हो। सवाल ये है कि हम ये सब देखते हुए भी ये हमें सीख लेनी होगी कि भारत में जो राज्य, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, इतने राज्य हैं जो करोड़ों रुपए के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। उसके बावजूद इतनी घोषणाएं भी घोषणाएं। अभी 5-6 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने इसी विषय को लेकर लंका के हालात को देखते हुए मीटिंग बुलाई। उसमें देश के जो मुख्य विभागों के सेक्रेटरी हैं वो थे, सभी मंत्रालयों के मंत्री थे। इसी बात पर चर्चा हुई कि देश में अगर राज्यों द्वारा मुफ्त सुविधाओं की घोषणा को ना रोका गया तो जो राज्य हैं वो कंगाली के कगार पर आ सकते हैं। क्योंकि
उस राज्य का व्यक्ति जब सारी मुफ्त सुविधाएं पालेगा वो काम करने से कतराएगा। जब काम नहीं करेगा, उत्पादकता नहीं होगी, वो नहीं होगी तो वो टैक्स कहाँ से भरेगा? जब टैक्स जमा नहीं होगा तो ये सुविधाएं कहाँ से आएंगी? अगर वो राज्य सेंटर की तरफ देखता है तो सेंटर कहाँ से देगा? इन राज्यों पर इतना कर्ज हो जाएगा कि इनको अपने राज्यों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसका असर सारे देश पे पड़ेगा, जिस तरह आज लंका पे पड़ रहा है। साथियों, इसी बात पे अभी जब ये मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, चर्चा हुई इस बात पर कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। अगर इसका हल ना निकाला गया, अगर लंका की इस स्थिति को देखते हुए हमने शिक्षा नहीं ली तो कल को हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि हमें कहीं लंका जैसे हालात का सामना न करना पड़े। इसके लिए एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी सुंदर कहानी आई। पंजाब के अंदर एक लड़की वाला अपनी बेटी का रिश्ता लेके लड़के वाले के घर गया और उसने लड़के वाले से पूछा, लड़के के फादर से, लड़का क्या काम करता है? कहते जी आप चिंता ही ना करो। लड़के का फादर बोला कि आपकी बेटी ऐश करेगी। भाई कैसे ऐश करेगी बताओ तो सही। कहता देखो जी, पंजाब सरकार की तरफ से राशन फ्री है, शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, इलाज मोहल्ला क्लिनिकों में हो जाएगा वो फ्री है, ऊपर से इनकी दादा दादी की पेंशन आती है, बुढ़ापा वो अलग, और इसकी बहन और इसकी माँ को जो पैसे 1000 रुपये महीना आएगा वो अलग। और परमात्मा ने चाहा तो अगले इलेक्शन में रोजगार भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो काम करने की क्या जरूरत है? और बेटे का बाप हक्का बक्का रह गया। आप सोचिए, आप क्या समझते हैं कि ये हालात नहीं हो सकते? अगर मुफ्त सुविधाओं की इस तरह घोषणा होती रही तो आम व्यक्ति की काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जब काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी वो उतने में ही गुजारा कर, क्योंकि उसे पता है कि खाने को रोटी मिल ही जाएगी, बिजली का बिल हो ही जाएगा, पेंशन भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी, तो वो काम क्यों करेगा? लेकिन सत्ता पाने के बाद राज्य सरकारें यही नहीं सोचती। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि लाखों करोड़ रुपया जो कर्जा है आपके ऊपर, जो ये सुविधाएं घोषणा कर रहे हो, ये आप कहाँ से उतारोगे, कहाँ से दोगे आप? फिर वो केंद्र सरकार की तरफ देखेंगे। जब केंद्र सरकार को उसके हिस्से का टैक्स ही जमा नहीं कराओगे आप, या वो तो उतना ही देगा जो राज्यों को मिलेगा, फिर आप ले दे के अगर इस तरह राज्यों के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया तो राज्यों के अंदर अराजकता, चोरी, मारकाट और ये सब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काम करेंगे नहीं, पैसा होगा नहीं, फिर वो लूटपाट शुरू हो जाएगी और इसका प्रभाव सारे देश पे पड़ेगा। क्योंकि अगर राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो ये मान के चलो कि देश की हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो हम किस आधार पर हमारे देश पर जो कर्ज है वो किस आधार पर उतरेगा? अगर हमें अभी नेपाल ने भी जो चीन से मदद मिल रही थी, उसका हाइड्रो प्रोडक्ट्स चल रहा था, उसने वो हाइड्रो प्रोडक्ट बंद कर दिया है और कर्जा लेना बंद कर दिया है। उसने लंका के हालात को देखा कि कर्ज बढ़ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री भी अभी पीछे आए थे, उन्होंने भी इस विषय पर चर्चा की थी। लंका हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारा फर्ज बनता है हम उसकी सहायता करें और कर भी रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारा पहला फर्ज है कि हम सीख लें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, उन्होंने प्रश्न किया कि आप बताइए कि जो इलेक्शन में मुफ्त सुविधाओं की घोषणा होती है आप उस पर लगाम क्यों नहीं लगाते? तो इलेक्शन कमीशन ने यही बात कही कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मेरा केवल नीतियां बनाना है, ये केंद्र सरकार का काम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका डाली गई है मुफ्त सुविधाओं की घोषणा के खिलाफ, वो चल रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया तो इलेक्शन कमीशन ने तो ये जवाब दे दिया कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
मात्र 3-4 बातें हैं कि असंवैधानिक रूप से कोई अगर भरता है तो उसकी सदस्यता कैंसिल हो सकती है या पार्टी की सदस्यता कैंसिल हो सकती है, लेकिन ये नीतियों के तहत आता है, केंद्र सरकार के तहत आता है। ये बहुत चिंता का विषय है। अगर आज हम ना चेते तो कल को बहुत देर हो जाएगी। हमारे देश के सभी नागरिकों को ही सोचना पड़ेगा कि हम मुफ्त सुविधाओं के चक्कर में ऐसी राजनीतिक पार्टियों को नकार दें। अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये पूछा था कि आपने बाकी सुविधाएं तो दी, हर महिला को बसों के अंदर मुफ्त यात्रा करने की आपने क्यों सुविधा घोषणा की? क्या जवाब है इस बात का? कितना बोझ बढ़ेगा इस बात का? कितना खर्चा होगा? यही सुविधाएं जैसे पंजाब में घोषणा की गई, यही उत्तराखंड में की गई कि 500 रुपये का सिलेंडर फ्री। ऐसी और राज्यों ने कई घोषणाएं की, कहीं लैपटॉप फ्री दिए जा रहे हैं। ये पैसा सब कहाँ से आएगा? मैं एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, देश में सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें उलझी हुई हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो अपने लेवल पर पैरवी करे सुप्रीम कोर्ट में, और श्रीलंका के हालात से सीख लेते हुए हमारे देश में जो राज्य हैं जो मुफ्त बंदरगाह की घोषणाएं करते हैं, उन पर लगाम कसने का कोई न कोई रास्ता देखना चाहिए। केंद्र सरकार इस विषय पर चिंतित तो है, तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग बुलाई। मैं चाहूँगा कि हम देश के नागरिकों को भी चाहिए कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों को नकारें जो मुफ्त सुविधाएं की घोषणा करते हैं। आप सोचिए, जब मुफ्त सुविधाएं ही करेंगे तो उनको विकास की क्या जरूरत है? वो विकास कहाँ से करेंगे? फिर आप कहोगे विकास नहीं होता। विकास नहीं हो सकता अगर आप राज्य सरकार से मुफ्त वस्तुएं प्राप्त करते हो, अगर आप टैक्स भी नहीं दोगे, अगर आप उसकी कीमत नहीं दोगे, तो राज्य सरकार कहाँ से विकास करेगी? तो मेरा तो देश के सभी नागरिकों से व भारत सरकार से भी अनुरोध है कि इस विषय में चिंतन करके कोई न कोई रास्ता उठाए, और राज्य जो कर्ज से इतने दबे हुए हैं उनको इस मुफ्ताई घोषणाओं के एक गलत रिवाज को बंद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।